हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत से रासायनिक परिवर्तनों को देखते हैं, रासायनिक परिवर्तनों को। अब आप सोच रहे हो कि सर ये रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो मैंने आपको क्लास 9th में ही पढ़ाया था रासायनिक परिवर्तन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ के नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और जिसका गुण जो होता है मूल पदार्थ से यानी पहले वाले पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है, पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे हम लोग कहें कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। तो अब जब दूध से दही बनेगा तो अब एक चीज देखो, आप दही के नेचर को देखो और दूध के नेचर को देखो, इन दोनों में कोई भी गुण समान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण पहले वाले पदार्थ से, मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा और जो परिवर्तन लाने वाला कारक होगा उसे आप हटा भी लोगे तो वो अपने मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना। तो जंग लगने से क्या होता है, क्या होता है, लोहा के ऊपर जंग लगने से उसकी परत नष्ट होने लगती है ना, उसके ऑक्साइड की परत उस पर जमने लगती है। अब अगर मैं उसमें से, मुझे पता है कि लोहा पे जंग लगता है कैसे, जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो मैं उस अभिक्रिया को बंद भी कर दूं तो पूर्णतः वह फिर से जो वास्तविक लोहा था उसमें परिवर्तित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन आपको क्लियर हो गया। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमारे भोजन का पचना है ना, हमारे भोजन का पचना, तो भोजन का पचना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन ही है। अब रासायनिक परिवर्तन, अगर मैं भोजन को शरीर में, आप भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन पच जाता है और पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, क्या उस अपशिष्ट पदार्थ से फिर हम लोग भोजन में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया। एक्चुअल में होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही रासायनिक परिवर्तन होता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मैंने अभी बात किया कि कोई पदार्थ एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा और उसका गुण जो होगा पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल भिन्न होगा, और उसमें परिवर्तन लाने वाले कारक को हटा भी ले तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं बदल सकता, वही आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कार्बन, कार्बन, और मैं इसे ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ संयोग कराता हूं तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें देखो क्या है, ये दो पदार्थ एक दूसरे से संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और ये जो नया पदार्थ है, ये जो नया पदार्थ है इसका गुण इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। अब देखिए कार्बन, जैसे आप कार्बन की बात करो तो जैसे मैं मान लेता हूं कोयला, कोयला भी आपका एक कार्बन का प्रूफ है। कोयला, कोयले को मैं जलाता हूं, कोयले में को मैं जलाता हूं, तो जब मैं इसे जलाऊंगा, मैं यहाँ पे इसको जलाता हूं, ठीक है, तो जलाने से क्या होगा, इसको मैं जलाऊंगा तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा और संयोग करके क्या बना लेगा, कोयला कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, जो कि यहाँ आप अभिक्रिया में देख रहे हैं। ठीक है, कोयले को मैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलाऊंगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा इसका गुण जो होगा इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। तो एक्चुअल में यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही हमें रासायनिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया और इसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भी हमें एक क्या नए रासायनिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही रासायनिक परिवर्तन होता है। एक्चुअल में होता क्या है इसमें कि जब कोई पदार्थ, जैसे आप कार्बन को देख रहे हैं, किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, तो संयोग करता है तब क्या होता है कि इन पदार्थों के अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं। क्या होते हैं, परमाणुओं में टूट जाते हैं और इन परमाणुओं के पुनर्गठन से क्या होता है, भिन्न पदार्थ के अणु बनते हैं। ठीक है,
जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ सहयोग करता है तो उसके अणु क्या होते हैं, परमाणुओं में टूट जाते हैं, और वो परमाणु के पुनर्गठन से जो हमें प्राप्त होता है वह भिन्न गुण वाला पदार्थ या अणु बन जाता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं परिभाषा में कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे आपको परिभाषा समझ में आ रहा है? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि जब मैं कार्बन को ऑक्सीजन के सापेक्ष जलाता हूं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैं यहां देख रहा हूं कि ये एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्या कर रहा है, दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहा है। तो यह जो प्रक्रिया है दो पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण होना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये नए पदार्थ में परिवर्तित हो जा रहा है, तो इसी परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो यह प्रक्रिया हमारी रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है वह आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। समझ गए? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं वो अभिकारक होते हैं। यानी कि इधर वाला, ये दोनों अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बना रहा है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। तो चलिए हम लोग इसको परिभाषित कर देंगे। और जो हमें नया पदार्थ बन के मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ बन के मिलते हैं, है ना, नए पदार्थ बन के मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो आपके अभिकारक, और भाग लेने के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वो आपका प्रतिफल कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ
बने नए पदार्थ प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक अभिक्रिया कर देता हूं हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का, सूर्य के प्रकाश में मैं जब इसे रखता हूं तो ये अभिक्रिया करके क्या बन जाते हैं, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, एक्चुअल में ये मैं बैलेंस किया, बैलेंस करने का मतलब कि दोनों तरफ समान कर दे, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 और इधर क्लोरीन 2। तो ये 2 मैंने खुद लगाया है, तो इसे अभिक्रिया को संतुलित करना कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 पदार्थ है, अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ को बनाते हैं। तो इधर वाले को क्या कहेंगे, ये जो आप लेफ्ट हैंड में देख रहे हो ये क्या है, अभिकारक है, और ये राइट हैंड में देख रहे हो ये क्या है, आपके प्रतिफल है, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग लिए हैं तो ये अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें जो नए पदार्थ बनकर मिल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो जो ये अभिक्रिया और ये किस प्रकार हुई होगी, पहले क्या हुआ था, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये जो देख रहे हैं इनके परमाणुओं में टूटे होंगे, यहाँ देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो इनके परमाणु टूटे होंगे और वो परमाणुओं के टूटने के बाद उनका पुनर्गठन हुआ होगा और पुनर्गठन के फलस्वरूप हमें HCl प्राप्त हुआ होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं के बारे में देख रहे हैं, हमें क्या इसमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में देखते हैं। तो पहली विशेषता देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कभी कभी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें गैसों की भी उत्पत्ति होती है। गैस की उत्पत्ति, रासायनिक अभिक्रिया में गैस की भी उत्पत्ति होती है। और गैस की उत्पत्ति कैसे होगी, जैसे मैं यहाँ पे अभिक्रिया करा देता हूँ सोडियम का जल के साथ, ये Na है, सोडियम है, और सोडियम को अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ, तो यहाँ बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बना देख रहे हैं ना, तो मैं क्या देख रहा हूं कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें गैस का भी निर्माण हो रहा है। तो एक्चुअल में इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। देख लो इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर 2 और ये 2 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 हो गया। तो एक्चुअल में बैलेंस करना मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति है, और हाइड्रोजन गैस के पास सामने जब माचिस की तिल्ली ले जाओगे ना तो ये पट पट करके आवाज देता है। ठीक है, जलाकर माचिस की तिल्ली ले जाएंगे तो पट पट करके आवाज देगा। तो इसका आप परीक्षण भी करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में क्या हो रही है, गैस की उत्पत्ति हो रही है। हर एक बार गैस की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि हर एक बार गैस की ही उत्पत्ति होगी। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें गैस की उत्पत्ति होती है, सब में नहीं, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं अभिक्रिया करा देता हूँ मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम रिबन लेकर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ, तो यहाँ पे जब मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब आपको होगा कि सर ये मैग्नीशियम क्लोराइड, तो याद है मैंने आपको पहले रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका बताया था कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना। तो मैग्नीशियम का संयोजकता मैंने आपको बता रखा है 2, क्लोरीन का 1, तो यहाँ से बन गया ये MgCl2। समझ गए ना। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसी तरह से हुआ, सोडियम के लिए आप जानते हैं संयोजकता 1 है और हाइड्रोक्साइड के लिए भी आपका 1 ही है, तो यहाँ से NaOH बना। तो ये सब चीजें आपको पहले मैंने जो चैप्टर में पढ़ा रखी हैं, इसी में आपको जो बेसिक चीजें बता रखी है केमिस्ट्री में, उन सबको ध्यान में रखना होगा, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो हमने अभी देखा कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप हमें गैसों की भी उत्पत्ति होती है। चलिए, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें अवक्षेप का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब अवक्षेप क्या होता है, एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अवक्षेप होते हैं एक्चुअल में वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप उस विलयन से पृथक हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं, वो ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, है ना। अगर ऐसी अभिक्रिया होगी, अगर कुछ ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें जो
उस विलयन में क्या होंगे, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो ठोस के रूप में उससे पृथक हो जाएंगे और वही उसके क्या कहलाते हैं, अवक्षेप कहलाते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जैसे मैं यहां पर अभिक्रिया करा देता हूं सिल्वर नाइट्रेट का, जैसे सिल्वर नाइट्रेट कहेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का किसके साथ आपको बताया था ना, सिल्वर नाइट्रेट कैसे लिखा गया है, AgNO3। इसके लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है, रासायनिक सूत्रों को लिखना बता रखा है। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करा देता हूं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करेंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहां से हमें प्राप्त होगा सोडियम नाइट्रेट और प्लस में सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड जो होगा ये ठोस के रूप में मिलेगा। यहां देखो तीर के निशान पे ध्यान रखना, इसके पहले गैस था तो मैंने ऐसे बताया था, और ये ठोस है तो इस तरह से दिखाया है। तो ये क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट आपका विलयन रहेगा और उसमें ये सिल्वर क्लोराइड जो होगा, सोडियम नाइट्रेट आपका विलयन रहेगा और उस विलयन में आपका ये सिल्वर क्लोराइड जो होगा वह ठोस के रूप में, यानी जैसे दही जमता है ना उसी के तरह परत जैसा यहाँ पे अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिला है कि जब सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया कर रहा है जलीय विलयन, सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन के, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ जब ये अभिक्रिया कर रहा है तो हमें यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड ठोस के रूप में पृथक होते हुए नजर आएगा। तो यह क्या हुआ, एक प्रकार का अवक्षेप बन रहा है। उसी तरह से अगर मैं अभिक्रिया करा दूं सोडियम सल्फेट का, किसके साथ अभिक्रिया करा देता हूं, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा और यहां प्लस में बेरियम सल्फेट भी प्राप्त होगा ठोस के रूप में। तो ये ठोस के रूप में से पृथक हो जाएगा। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी मैं 2 लगा देता हूँ। देखो 2 सोडियम हो गया और 2 क्लोरीन हो गया, ये पहले से ही संतुलित था। तो यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि ये ठोस के रूप में हमें पृथक नजर होते हुए आ रहा है। ठीक है, हमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलेगा और उस जलीय विलयन में आपका बेरियम सल्फेट ठोस के रूप में पृथक हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं अवक्षेप बन रहे हैं। तो ये अवक्षेप का बनना, तो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप नहीं बनती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है वो जहां अवक्षेप बनता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो अवक्षेप क्या होता है, तो अवक्षेप वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें रंग का परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं, ये भी आपका एक विशेषता हो जाएगा, रंग परिवर्तन। तो मैं यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखाता हूं जिसमें रंग का परिवर्तन होता है। मैं यहाँ आयरन के साथ अभिक्रिया करा देता हूं कॉपर सल्फेट का। तो एक्चुअल में कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का है, ठीक है, और जब अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा प्रतिफल बनेगा तो वहां बनेगा फिर आयरन सल्फेट। तो ये आपका ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, ये आपका हरे रंग का हो जाएगा और प्लस में कॉपर है। तो यहां मैंने क्या देखा कि पहले नीला था और नीला से अब हरा हो गया, देख रहे हैं ना, तो रंग में परिवर्तन आया। मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूं, मैं यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराता हूं HCl का। तो एल्युमिनियम किस तरह का होगा, ये सिल्वर व्हाइट कलर का होगा, श्वेत रंग का होगा ना जी, सिल्वर व्हाइट कलर का होगा, श्वेत रंग का होगा। तो जब मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा जो आपके किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। तो यह अभिक्रिया कैसे हुई होगी, तो एल्युमिनियम की आपकी संयोजकता 3 होती है और क्लोरीन के लिए 1 होती है। तो यहाँ पे ये AlCl3 बन गया और प्लस में हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगा। तो पहले श्वेत रंग का था, सफेद रंग का था, अब काला कलर का बन गया। यहाँ पे प्रतिफल के फलस्वरूप, तो देख रहे हैं ना जी, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, अलग कलर का रह रहा है और प्रतिफल जो प्राप्त हो रहा है उसमें कलर में परिवर्तन आ जा रहा है। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें रंग में भी परिवर्तन होता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन आता है। तो मैं यहाँ पे एक विशेषता ये भी लिख सकता हूं कि ताप में परिवर्तन, उसके तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक अभिक्रिया कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ले लेता हूं कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ जल की अभिक्रिया करा देता हूं।
कहने का मतलब ये सिंपल तरीके से समझो कि मैंने एक चूना लिया, कली चूना लिया। जो चूना हम लोग देखते हैं ना जी, लोग खैनी भी खाने में यूज करते हैं, वो कली चूना ही होता है एक्चुअल में। उसका मैंने एक मतलब सूखा हुआ ड्राई टुकड़ा लिया और उसे जल में डालूंगा। तो जल में डालने पे आप देखे होंगे अक्सर कि घर में चूना लाते हैं पेंट वगैरह करने के लिए भी, तो खौलने लग जाता है ना पूरा। तो वो बनता क्या है, वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप बाहर से छुओगे, अगर बाल्टी में आप कली चूना को पानी के साथ डाले हो और इसको बाहर से छुओगे तो ये गर्म हो जाएगा, या ऐसे भी खौलते हुए नजर आने लगता है, तो गर्म हो जाएगा। यानी हमने क्या देखा, ताप में परिवर्तन हो गया, टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया। तो देख रहे हैं कि ताप कम से अधिक हो जा रहा है, यानी तापमान बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ताप बढ़ रहा है तो इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब उसी तरह से मैं यहाँ पे एक और अभिक्रिया कराता हूं। मैं यहाँ पर ले लेता हूं अमोनियम क्लोराइड को, और मैं अभिक्रिया कर देता हूं जलीय विलयन किसके साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराता हूं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, बेरियम क्लोराइड मिलेगा, बेरियम क्लोराइड मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, NH3 अमोनिया मिलेगा, और जल प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। तो इसको संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ 8 लगाता हूँ, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, और फिर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ अमोनियम के आगे, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ भी मैं 2 लगा दूंगा, तो नाइट्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, सब बैलेंस हो गया, आप देख सकते हो। तो ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, अगर आप यह अभिक्रिया करोगे, यानी कहने का मतलब एक परखनली लेके आप अमोनियम क्लोराइड के साथ किसके, बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराओगे, अभिक्रिया के फलस्वरूप आप बाहर से इसको स्पर्श करोगे तो ये ठंडा प्रतीत होगा। बाहर से अभिक्रिया के फलस्वरूप ये चीजें बनेंगी, बेरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगा और जल बनेगा, लेकिन बाहर से इस परखनली को छुएंगे तो क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का मतलब इसमें तापमान घट रहा है, और तापमान घटने का मतलब यह हुआ कि यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा अवशोषित हो जा रही है, इसलिए इसमें क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है मतलब वो तापमान घटता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी जिसमें तापमान बढ़ता है और उस तापमान घटता है तो उसमें ऊष्मा उसे शोषी अभिक्रिया कहेंगे। समझ गए? तो दोनों कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं तापमान में परिवर्तन हो रहा है। चलिए, कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें अवस्था में भी परिवर्तन होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, इन सब चीजों में परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को जिसमें अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि मैं जल को, अब जल जो होता है आपके लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये तो पता है, यहाँ ब्रैकेट में घेर के लिख दिया L फॉर लिक्विड। तो हम जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित करेंगे तो यहाँ इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों किस रूप में निकलेंगे, गैस के रूप में, यहाँ से ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया हमें देखने को मिले, इसमें क्या हो रहा है, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है। पहले लिक्विड था तो यहाँ पे 2 गैसेस के रूप में परिवर्तित हो गए। इसको बैलेंस में कर दूंगा, समझ गए ना। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। मैं यहाँ सिल्वर क्लोराइड ले लेता हूँ, और सिल्वर क्लोराइड के साथ मैं प्रकाश को गुजारता हूं। तो जब इससे प्रकाश गुजरेगा, इसमें प्रकाश मिलेगा, तो यह सिल्वर क्लोराइड जो होगा, यह सिल्वर और क्लोरीन में अलग हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में अलग हो जाएगा। तो यह सिल्वर क्लोराइड किस रूप में होगा, सॉलिड के रूप में होगा, ठोस के रूप में होगा, और इसे मैं बैलेंस कर दे रहा हूं। और ये आपका सॉलिड तो होगा, ठोस होगा, लेकिन ये क्लोरीन जो होगा आपके गैस के रूप में होगा। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूं कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। हमने देखा अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है ना, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस की उत्पत्ति होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बनता है। तो ये सब इसकी विशेषता है। आगे हम लोग चैप्टर में आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे
आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।